हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत हम उसका अंतर जानेंगे और वही पढ़ेंगे। ठीक, कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट तो उसको भी देखेंगे। चलिए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लैंगिक और तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन अगर रहेगा आपका 12th में बराबर पूछता है तो आप इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। नंबर एक तरफ हम दो भागों में इसको बांट लिया है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। तो हम इसमें देखते हैं कि पहला पॉइंट है क्या, इस जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। इस जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, अर्थात एक नर और एक मादा। ठीक है, एक नर और एक मादा, क्योंकि लैंगिक जनन में हमेशा दो विपरीत जीव अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक है, नर और मादा भाग लेते हैं, तभी ये लैंगिक जनन की क्रिया सफल होती है। फिर अब देखो, नंबर दूसरा पॉइंट है कि इस जनन में युग्मक का निर्माण हो तथा निषेचन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन में जब दो विपरीत लिंग आपस में संसर्ग करते हैं अर्थात आपस में फ्यूजन होते मतलब मिलते हैं, तो उसके गैमीट का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद निषेचन की फ्यूजन और थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाओ तो निषेचन के प्रोसेस होता है। इनमें दोनों होता है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें युग्मक, जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र होती है। तो अब हम इसी को अगर हाफ निकालें तो 46/2 यानी 23, यानी देखो n के बराबर 46 है तो n बराबर निकालेंगे तो 23 यानी हाफ जोड़ा, है ना, हाफ यानी एक सेट। ये क्या है तो युग्मक है बाबू। देखो, एक बात हम समझाते हैं कि जो कोशिका युग्मक बनाती है तो वो उसमें क्या होता है कि मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री का मतलब ये 2n है तो n बन गया, आधा बन गया। तो अब इसमें क्या 23 ही ना आएंगे, है ना। तो मान लिया जाए ये नर युग्मक बना है, नर का ये कोशिका है जो युग्मक बनाएगी, वो कोशिका क्या बनाएगा? युग्मक। अब यानी गैमीट बनाएगा। तो अब गैमीट बनाएगा तो ये इसमें हो जाएगा, इस कोशिका में हो जाएगा मियोसिस से बनेंगे अगुणित क्या? युग्मक, जिसमें होंगे क्रोमोसोम के हाफ सेट, है ना, आधा सेट। अब ये देखो, फिर यही सेम प्रक्रिया मादा में होगी और मादा कोशिकाएं जो होगी जो वो एक बनाएगी, एक अर्थात ये भी तो होगी अगुणित, ये भी तो होगी अगुणित, ये भी 23 अर्थात ये दोनों देखो, क्रोमोसोम का हाफ सेट ये नर से और क्रोमोसोम का हाफ सेट मादा से आकर मिलेगा। तो यही प्रक्रिया तो निषेचन। लेकिन यहाँ जो बना है इसी को तो आप युग्मक कहोगे, है ना, मादा युग्मक। इसको आप क्या बोलोगे? नर युग्मक, है ना। तो इसमें आपने क्या देखा? युग्मक मियोसिस के बाद युग्मक का निर्माण हो रहा है, इसमें भी युग्मक का निर्माण हो रहा है मादा में। फिर क्या है? आपस में फ्यूजन कर क्या बना रहा है? आपस में जब गैमीट का फ्यूजन हो जाता है तब क्या बन रहा है? जाइगोट। यानी युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं तब जाइगोट बनता है। तो n इधर से दोनों से आके क्या हो जाता है? 2n जुड़ के, तो फिर द्विगुणित वाला कोशिका बन जाता है और फिर क्या है? 2n, है ना। तो ये जाइगोट जो बना द्विगुणित होता है ना जी, तो द्विगुणित, है ना। तो अब यहाँ निषेचन की प्रक्रिया तो हुई। अब इसके बाद क्या होगा? माइटोसिस। जाइगोट में होगा माइटोसिस और इसका मतलब है समसूत्री विभाजन, है ना। तो चलिए, ये पॉइंट समझ में आ गया कि इसमें इस जनन में युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं, चलो हम पहले एक तरफ से ही पढ़ लेते हैं। इसमें निषेचन, युग्मक का निर्माण तथा निषेचन होता है। इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन दोनों होता है। हमने अभी बताया है कि
युग्मक का निर्माण, है ना, युग्मक का निर्माण होता है ना। फिर जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है और युग्मक बनने वक्त क्या होता है, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। जब युग्मक बनता है तब मियोसिस होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन। जब युग्मक आपस में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाता है, जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, तब उसके पश्चात जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में तब जाके क्या होता है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। तो ये लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में ऐसा होता है। लैंगिक जनन से जो मतलब जाइगोट बनता है, लैंगिक जन में जाइगोट बनता है और फिर उस जाइगोट में माइटोसिस होता है। तो इसीलिए हमने लिखा कि इस जनन इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होते हैं, है ना। चलिए, ये जटिल और धीमी गति से होने वाला क्या है, जनन है। कौन, लैंगिक जनन। तो ये जटिल तथा धीमी गति से होने वाला जनन है। इसमें अगर बात करें तो इसमें कौन सी आनुवांशिक विभिन्नताएं, है ना। बात करें आनुवांशिक विभिन्नताएं की, तो यहाँ देखो इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने मिलता है, जिसके कारण उत्पन्न संतति अपने जनक से किसी न किसी रूप से भिन्न होते हैं। अर्थात लैंगिक जनन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक से किसी न किसी रूप में भिन्न होंगे, तभी तो आज पहचान रहे हैं एक दूसरे को, है ना। नहीं तो अगर मानो एक जैसे जीव होते तो कैसा लगता, है ना। भिन्न है किसी न किसी रूप में, तभी तो पहचान पा रहे हैं ना, है ना। तो ये लैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं हैं, है ना। क्या है मुख्य विशेषता, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है, ठीक है। चलिए, इसमें जनक इकाई युग्मक होता है, क्योंकि युग्मक ही तो भाग ले रहे हैं किसमें, लैंगिक जनन में। इसमें जनक इकाई क्या होता है, युग्मक होता है। और इनमें यूवुलेशन को स्पीड अप करता है, एवोल्यूशन को यानी स्पीड अप करता है, यानी इसमें विकास की प्रक्रिया चलती रहती है ना। इसमें विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अर्थात विकास का मतलब एक तरह से ये समझ लो कि एवोल्यूशन, अर्थात कहने का मतलब है कि एक जाति है, एक जाति मान लिया जाए एक भृंग है, भृंग की जाति है। उन्होंने किसी कारणवश मतलब जा रहे थे उड़ उड़ के, तो एक दूसरे मतलब एरिया में पहुंच गया, ऐसे समुद्र कई एक समुद्र पार पहुंच गए और टापू पर चले गए, एक इधर आ गए। तो धीरे धीरे वो उसमें परिवर्तन आ गया, जो जंगल में रह गया वो तो भृंग रह गया, और उधर जो गया वो कुछ न कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो एक नई जाति के रूप में विकसित हो गई। तो ये तो है विकास, निरंतर इसमें विकास की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये स्पीड बराबर स्पीड अप होता रहता है ना। तो इसलिए ये एवोल्यूशन को स्पीड अप करता है। और एक बात इसमें, ये अनुकूलन को बढ़ावा देता है ना। तो अनुकूलन मतलब कि अगर अनुकूलन का बढ़ावा का मतलब है कि ये जो भी लैंगिक जनन द्वारा जीव उत्पन्न होते हैं वो पर्यावरण में ढलने योग्य होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जिस तरह से उसको ढाल दो उस तरह से वो ढल जाएंगे। इसलिए हमने लिखा है कि ये अनुकूलन को भी बढ़ावा देता है। इसमें अब देखो, बात करें अगर एनर्जी के तौर पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंतर में, अगर हम एनर्जी की बात करें तो इस लैंगिक जनन में अधिक एनर्जी का खर्च होता है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में कम खर्च होता है ना। तो हम अब चलते हैं अलैंगिक जनन की एक और अलैंगिक जनन की तरफ चलते। नंबर 1 में देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, है ना। इसमें सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें निषेचन का अभाव होता है, क्योंकि युग्मक का तो फ्यूजन हो नहीं रहा है ना। तो क्या होगा, निषेचन का ही तो अभाव होगा, है ना। अगर युग्मक का फ्यूजन होता तो फिर क्या होता, लैंगिक जनन में आ जाते ये, है ना, लैंगिक जनन आ जाते, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या, कौन सा विभाजन, समसूत्री, यानी जितनी भी अलैंगिक जनन करने वाले लगभग जीव है मानते हैं तो वो n, यानी बात करें हम बैक्टीरिया का तो वो अगुणित ही तो होती है ना, अगुणित।
है ना। बैक्टीरिया क्या होते हैं, अगुणित। अब इसमें क्या युग्मक बनेंगे, अरे बताओ तो इसमें मियोसिस होगा क्या, मियोसिस होगा, नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा। अगर मियोसिस होगा तो बाबू n/2 कभी बना है युग्मक क्या, नहीं ना, मियोसिस नहीं होगा। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब समान, है ना। तो ये n इधर n, है ना। तो ये इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन तो हो रहा, किसमें, अलैंगिक जनन में। चलिए और भी देखते हैं, नंबर 4 पॉइंट में देखते हैं। ये सरल और तीव्र गति से होने वाला प्रक्रिया है, यानी बहुत कम ही समय में इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है जो अलैंगिक जनन द्वारा जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये रैपिडली यानी तीव्र गति से तीव्र गति से ये मतलब सरल और तीव्र गति से होने वाला प्रक्रिया है ये अलैंगिक जनन, है ना। तो चलिए नंबर 5 देखते हैं। इस जनन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होते हैं वो आकार की और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, है ना। तो जब आपको समान दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आकार की और या आप ये भी कह सकते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव को हम क्लोन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, क्लोन, है ना। तो अब इसका देखो, क्लोन एक समूह है ना। अलैंगिक जनन से जो भी जीव उत्पन्न होते हैं समूह को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव के समूह को क्लोन कहते हैं। लेकिन हम एक जीव की बात करें तो उसको रेमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेमेट्स। एक जीव की बात करें तो रेमेट, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न एक जीव को रेमेट्स कहते हैं, उनके समूह को हम क्लोन कहते हैं। बात समझ में आया। और क्लोन का क्या, क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आनुवांशिक और आकार के रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, है ना। तो चलिए नंबर 6, इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं देखने नहीं मिलता है ना। आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं देखने मिलता है क्योंकि आपने देखा आनुवांशिक रूप से 5 नंबर पॉइंट में हमने पढ़ा आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, है ना। तो अब नंबर अगर हम 7वां पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जनक इकाई कलिका और खंड, जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर भी हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखो इसमें जनक इकाई क्या बोला हमने, कलिका। जैसे कि मान लिया जाए ये ईस्ट है ना, ईस्ट। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा उभार निकलता है, ये उभार धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। ये उभार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये बढ़ के थोड़ा बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाता है, ये बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो गया और फिर ये अलग हट के एक नया जीव के रूप में विकसित हो जाएगा, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं, तो इसमें जनक इकाई क्या था, कलिका से भी तो एक नया जीव का निर्माण हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, कलिका, जनक इकाई क्या था, कलिका। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि खंडन, तो आपने बैक्टीरिया में देखो क्या होता है, विखंडन विधि से जनन होता है ना। तो जैसे मान लिया जाए एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया 1 से 2 हर एक 20 मिनट में लगभग बन जाते हैं, 1 से 2, है ना, 1 से 2 हर एक 20 मिनट में, 1 से 2, है ना। तो ये क्या हो रहे, विखंडन हो रहे, यानी बट जा रहे। तो इसका अब किसी में प्लेनेरिया में देखो, उसके प्लेनेरिया में रिजनरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उसको तोड़ दो तो वो 1 से नए जीव बन जाते हैं, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें जनक इकाई क्या हुआ भाई, कलिका और खंडन या जनक का संपूर्ण शरीर भी हो सकता है, किसमें, अलैंगिक जनन में। नंबर 7वां पॉइंट की वही बात करें तो इसमें कम एनर्जी खर्च होता है। अगर ऊर्जा के हिसाब से देखें, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर करें ऊर्जा के हिसाब से, तो अब ऊर्जा इसमें ज़्यादा लगता है, ज़्यादा खर्च होता है, इसमें कम खर्च होता है ऊर्जा का, है ना। कम खर्च होता है लेकिन इसमें जनसंख्या में तेज़ी से विकास होता है ना, कम ही समय में छा जाएंगे।
है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नंबर 9 पॉइंट, इसके द्वारा उत्पन्न जो जीव हैं उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये बात तो हमने ऊपर ही बोल दिया था, है ना। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि आकार की और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के ही बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आपको कहीं क्लोन का परिभाषा मिल जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकार की एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं। या हम क्लोन ये भी कह सकते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव को हम क्लोन भी कहते हैं, क्योंकि कई बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना। तो अब इसमें अनुकूलन को बढ़ावा नहीं देता है ना। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने ये लैंगिक जनन देखे हैं, तो हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं अभी, जिसको आपको जानना है, ठीक है। हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा सा और भी है, तो हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो छोटी छोटी होती है, जो जड़ों की तरह काम करती है, तो उसको भी छोड़ना नहीं है ना। ये छोटी छोटी जानकारी बड़ा घातक होती है अगर नहीं जानो तो, है ना, इसको भी जानना है। चलिए, तो मेल का, अगर मेल का देखें तो मेल का संकेत कभी कभी लिख दिया जाता है इस तरह से, है ना। तो ये एक जीरो के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, तीर का निशान, तो समझना मेल का संकेत है। अगर जीरो यानी ये ओ पर अगर हम इस तरह से लगा दे प्लस का निशान, तो ये फीमेल का संकेत है ना। इस तरह से अगर कहीं लिखे तो ये मेल और फीमेल का संकेत है। तो चलिए, अगर हम देखें वहीं दूसरा पॉइंट की बात करें तो लिंग के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 एक लिंगी, नंबर 2 एक लिंगी को ही हम यूनिसेक्सुअल और डायोसियस भी कहते हैं। तो चलिए हम बात करें नंबर दूसरा का, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी भी कहते हैं द्विलिंगी को, तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस भी कहते हैं द्विलिंगी को, है ना। ठीक है, तो चलिए हम क्या कहा हमने, लिंग के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 एक लिंगी, नंबर 2 द्विलिंगी, है ना। तो चलिए नंबर बात करते हैं एक लिंगी में ऐसे जीव को कहेंगे जिनमें नर और मादा अलग अलग बेष्टियों में पाए जाते हैं, है ना। नर और मादा अलग अलग बेष्टियों में पाए जाते हैं, उसे हम एक लिंगी जीव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मनुष्य, बंदर, घोड़ा, मोर, कबूतर, मछली, मेढक, तिलचट्टा, नर मादा अलग अलग होते हैं जीव, है ना। तिलचट्टा और पपीता, देखो हम कुछ पौधे का भी उदाहरण ले रहे हैं यहाँ। पपीता देखा होगा आपने कि नर प्लांट अलग होता है, मादा प्लांट अलग होता है। तरबूज में भी कभी कभी देख लेते हैं, इत्यादि, है ना। तो अब देखो यहाँ फिर वही बात करें हम द्विलिंगी का, है ना। द्विलिंगी, अगर द्विलिंगी की बात करें तो इंग्लिश में इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, या हम इसी को मोनोसियस कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि द्विलिंगी को ही हम उभयलिंगी भी कहते हैं। हिंदी में देखो यहाँ लिख दिया है। तो उभयलिंगी जीव वे होते हैं जिसमें नर और मादा लिंग एक ही बेष्टि में पाए जाते हैं। ये दोनों एक ही में मिलेंगे, यानी नर भी और मादा भाग और नर भाग दोनों एक ही जीव में मिलेंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी जीव। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा एग्जाम्पल की बात देखें तो हम कुछ वर्म्स मतलब होता है कृमि, और देखो अर्थवर्म जिसको आपने देखा होगा, साधारणतः बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मछली फंसाने के लिए जो है ना, उस क्या कहते हैं, वो जो थोड़ा टेढ़ा टाइप का रहता है इस तरह से आकार में, फिर इस तरह से उसमें ये लगा दिया जाता है अर्थवर्म को, केचुआ कहते हैं हिंदी में, है ना। केचुआ इस तरह से होता है, हम आकृति ही बता दें, इस तरह से होता है। आपने देखा होगा जब बारिश होता है तो अधिक बारिश के समय में निकलता है ये, है ना, बारिश के समय में ये निकलता
है ना, ये केचुआ है, इस तरह से, है ना, बारिश के समय में निकलता है। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, है ना, तो उसी को अर्थवर्म कहते हैं। कुछ हाइड्रा लिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।